हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम महिमा है। मैं सी नीट क्वालिफाइड कर चुकी हूँ और मैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने प्रीवियस ईयर में भी 1-2 साल बच्चों को पढ़ाया है। इसके अलावा मैं अब ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आप लोग देख रहे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मायू एकेडमी में है। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी बातें रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बताई थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको लंग्स के बारे में पूरी बातें बता दी थी। आगे कुछ हमारा थोड़ा सा पोर्शन जो लंग्स का बच गया था, वो पोर्शन मैंने कवर कराया है। गैसेस एक्सचेंज बताया है मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत। इसके अलावा हमने 2 डिसीज कंडीशन पे और बात करी है। वो डिसीज कंडीशन है प्लूरल इफ्यूजन एंड अस्थमा ऑल्सो। अस्थमा का मैनेजमेंट छोड़कर सारी बातें मैंने बताई हैं। आप प्लीज वीडियो को देखिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी एकेडमी के बारे में। हमारी एकेडमी का नाम मायू एकेडमी है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। वेलकम टू मायू एकेडमी, ये मेरा लोगो है। आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। इसके अलावा हम बहुत सारी जो पिछली वीडियो में बात रह गई थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, तो वो बताऊंगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेस्पिरेटरी गैसेस कैसे कैसे फ्लो करती हैं, उन सब के बारे में मैं आज आपको अभी जानकारी दे देती हूँ। तो रेस्पिरेशन यहाँ खत्म हो जाएगा, बाकी डिसीज कंडीशन का पोर्शन रह जाएगा। तो उसमें सबसे पहले प्लूरल इफ्यूजन और अस्थमा के बारे में 2 टॉपिक्स के बारे में मैं बात करूंगी। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है इसीलिए, ठीक है। ये है नोट्स आपके पूरे, जो एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक के जो नोट्स हैं वो आपके बने हुए हैं पूरे हैंड रिटन नहीं है ये पूरे डब्ड नोट्स हैं। मेरे ही हैंड रिटन नोट्स के डब्ड नोट्स हैं ये। देखिए हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे। तो आप जो है वो इन वाले नोट से भी पढ़ सकते हैं और हैंड रिटन वाले नोट से भी पढ़ सकते हैं। मैंने दोनों ही अप्लाई कर दिए हैं, इसके अंदर डाल दिए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए पहले मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझा देती हूँ। अच्छा एक सेकेंड रुकना मेरे लिए। हाँ ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको रेस्पिरेशन सिस्टम बताया था। इसके अलावा आज हम उन्हीं के जो लंग्स के गैसेस जो एक्सचेंज हो रही हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा हाँ, पहली बात तो ये, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे पहले तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात ये है, वो बच्चे बिल्कुल ना डरें अगर आपको थंबनेल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर अस्थमा लिखा हुआ दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में अस्थमा चालू होगा। वो बच्चे जो सिर्फ अस्थमा के बारे में पढ़ना चाहते हैं और जो पुरानी क्लास नहीं देखी है जिन बच्चों ने, वो बच्चे इस वाले पोर्शन को छोड़ दें और अस्थमा के पोर्शन पर चले जाएं, या प्लूरल इफ्यूजन और अस्थमा पढ़ सकते हैं। बट मेरा सजेशन यही रहेगा, आप प्रीवियस वीडियोस भी देख लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखते हैं कैसे कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। देखो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि O2 जो है वो इनहेल की जाती है और CO2 एक्सहेल की जाती है। ये देखो मैंने आपको वॉल्यूम का और उसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। देखो जैसे कि इसमें O2 एंड देन CO2, ये एल्वोलाई है। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, ये एक एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, ये तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब ये जा कैसे रही है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है, एल्वुलर एयर क्या होती है, एल्वुलर वॉल क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, और ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है लंग्स के अंदर, उसके बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो कल मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको डिफ्यूजन वगैरह के बारे में बताया था कल, ठीक है। अभी रुकना है एक सेकेंड, मैं आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझा देती हूँ, ठीक है। अभी बस एक सेकेंड रुकना मेरे लिए। मैंने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में नहीं बताया था ना आपको, रुको मैं आपको ना एक बार बना के पूरे अच्छे से बता देती हूँ, रुको। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आ गए, हाँ ये रहा। मैंने अब मैं इसको आगे की तरफ ही डाल के लेके आया करूँगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है PDF, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि एक्सचेंज कैसे होता है। तो पहली बात तो ये है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर ड्यू टू द डिफ्यूजन और कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसकी वजह से हो रही है, डिफ्यूजन और कंसंट्रेट ग्रेडियंट की वजह से। इसमें होता क्या है, देखो ये बनाएंगे हम अपनी एल्वोलाई, मेरी छोटी सी एल्वोलाई है ये। अब इसमें डिफ्यूजन हो कैसे रहा है, देखो सबसे बड़ी बात जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी और
CO2 अंदर जाएगी, ये ऐसे गई एंड देन ऐसे ही बाहर आएगी। ये तो है सिंपल डिफ्यूजन हो गया आपका। यानी कि अगर आप ये समझो O2 अंदर जाएगी, O2 अगर इस तरफ से जा रही है तो वो स्लो जा रही है और CO2 बाहर। मैंने आपको बताया था वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी। ये वाला मैंने आपको मैकेनिज्म कल ही बताया था याद है किसी को? तो इसीलिए मैंने ब्रेथिंग के स्टेप में आपको बताया था। क्या बताया था? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम बताया था। इसी मैकेनिज्म पर एल्वोलाई जो है वो काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो गैस का एक्सचेंज हो रहा है। और मैंने ये भी पूरा मैकेनिज्म आपको बताया था कि कहाँ कहाँ ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसके बाद में ब्लड के अंदर जाता है, तो यही सारी गैसेस यहाँ पे एक्सचेंज हो जाती हैं। अब मैं इसको मैकेनिज्म आपको पैथोफिजियोलॉजी समझाती हूँ क्या है इसकी। सबसे पहले लिखो ATM, यानी कि एटमॉस्फेयर को मैं ATM लिख दूंगी। ATM एटमॉस्फेयर से आपको मैंने बताया O2 और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि ये लिख दो यहाँ पे ऐसे करके O2 एंड देन बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे CO2। ठीक है, CO2 जा रहा है, उसके बाद में ये सब चीज कहाँ पहुंच रही है? एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, एल्वोलाई के अंदर जा रही है, फिर एल्वोलाई से फिर O2 जो है वो अंदर की ओर जा रही है और CO2 तो आपको मालूम है बाहर की ओर जा रही है। और उसके बाद में ये कहा जाएगी ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में फिर वही O2 अंदर की ओर और CO2 बाहर की ओर। और उसके बाद में ये ब्लड वेसल से कहा जाएगी सेल्स में। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। रुको, यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं अच्छा सा आप लोगों के लिए। देखो, बात करते हैं हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अच्छा, ये भला क्या है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? ये वर्क कैसे करती है और होती कैसे है ये बताती हूँ मैं आपको। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किस तरीके से बनाई जाती है ये देखिए। ये हमने बनाया, हम एल्वोलाई पे ही डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये मेरे एल्वोलाई बन गई। अब मैं इसका बेसमेंट बनाऊंगी। देखिए कैसे बनेगा इसका बेसमेंट। रुको, देखो मैं बताती हूँ इसका बेसमेंट बना के आपको। ये देखो, ये बन गया इसका पूरा बेसमेंट। अरे कोई बात नहीं, तो ये सब ऐसे करके जुड़ा जाएगा। ठीक है, ये सारी ये वाला चीज़ कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। मैम ऐसा आपने गलत बना दिया। वैसे भी मेरे को आदत नहीं है लिखने की इस पर, वो तो मैं बस लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मार्कर से और बोर्ड पर पढ़ाने की आदत है। फिजिकली इतना मैंने नहीं पढ़ाया है, इस वजह से ये सारा कुछ हो जाता है। खैर, बैक टू द टॉपिक। सिंपल स्क्वेमस टिश्यू का बना हुआ होता है, मैंने आपको बताया था। SQ लिख देती हूँ, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, ET, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ होता है। और अंदर की जो 3 लेयर होती है, इसी को, जैसे ये जो लेयर बनी है ना, इसके अंदर एक और लेयर होती है। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे जैसे ना ये, अरे ये सेम कलर ले लिया मैंने। देखो, ये वाली जो लेयर बनी होती है, ये भी मुझे लगता है मैंने सेम ही कलर ले लिया, आज पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये जो बनी हुई होती है ना, ये ना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तो जो 3 लेयर है ना, अब जैसे 3 लेयर कौन कौन सी हो गई, रुको समझाती हूँ मैं। ये 3 लेयर कौन कौन सी हो गई इसको बताती हूँ। देखो, जैसे ये 3 जो लेयर हो गई ना, देखो, एक पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। तो ये तीनों लेयर को मिला के हम लोग कहते हैं यही होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यही क्या कहलाती है? ये कहलाती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये तीनों, क्योंकि भैया इसमें से ब्लड एयर निकल रही है, एयर अंदर जा रही है। ठीक है, अब जो ये मैंने बनाई थी, इसको कहते हैं हम लोग ब्लड वेसल, BLOOD, ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये हो गई ब्लड वेसल्स की बात। अरे हटो, ये हो गई ब्लड वेसल की बात।
ये, अरे यार ये रिमूव कैसे हो जाता है, BV लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, आगे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल जो है वो किसकी बनी हुई होती है, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। अच्छा, अब बाकी ये जो मैंने पतली पतली आपको लाइन बताई ना, ये वाली जो लाइन बताई ना, ये वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैं BM से इंडिकेट कर देती हूँ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स का मिक्सचर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। एल्वोलाई और प्लस क्या चीज, ब्लड वेसल्स का मिक्सचर ही ये क्या कहलाता है, बेसल मेम्ब्रेन। अच्छा देखो, ये ब्लड वेसल है और ये एल्वोलाई है, तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाएगा, बेसल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा और स्पेशल बातें मैं आपको बता देती हूँ, रुको एक सेकेंड, मैं अभी बता रही हूँ। देखो इस पूरी PDF के अंदर सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, रुको आप, मैं अभी समझाती हूँ आपको। हाँ देखो, ये मैंने पूरी बातें आप लोगों को क्या बताई है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, एटमॉस्फेयर, O2 कम, CO2 ज़्यादा, इसके अंदर ठीक से नहीं दिया है, आप मेरे ना सेल्फ नोट्स से पढ़ाई करना। ये देखो, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू 3 लेयर होती हैं, ये जो बीच की लेयर होती है इसे ही देखो इसने बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वाला जो एरिया होता है ना उसको कहते हैं। इसने ठीक से बनाया नहीं है किसी ने, जिससे मैंने बनवाया था, पर कोई बात नहीं, मैं आप मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़िएगा, वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी गैसेस देख लीजिए। सबसे पहले जो गैस है वो देखो, 2 गैसेस हैं, O2 एंड CO2, 2 तरीके की गैसेस हो गई। अब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, 159 mmHg, O2 इनहेल कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास में, एटमॉस्फेयर। और CO2 कितना प्रेजेंट है, 0.3 mmHg। इसके अलावा एल्वोलाई जो है वो 104 mmHg और ब्लड डीऑक्सी जो है वो 40 mmHg प्रेजेंट है। इसके अलावा जो CO2 है वो 45 mmHg प्रेजेंट है और ऑक्सीजनेटेड 95 है, डीऑक्सी 40 है, टिश्यू 40 है और CO2 जो है वो टिश्यू में डीऑक्सीजनेटेड 45 mmHg है। देखो ये वाली जो बातें हैं इनके बारे में तो देखो आपको सिंपल याद ही करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो है ना, इनका रोल और कुछ नहीं, इनको तो आपको याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई ट्रिक से याद नहीं हो सकती, कोई इसका रोल सेंस नहीं बनता, ना ये कोई समझने वाली बात है जो आपको याद हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके अलावा मैं आपको और भी बातें बता दूंगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार इस बात को दोहरा देती हूँ कि ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, 159। देखो CO2 से ज़्यादा ही हुई ना। फिर एल्वोलाई 104 mmHg प्रेजेंट है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 40 mmHg प्रेजेंट है, डीऑक्सी, और ऑक्सी जो है वो 95 है। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर की बात हो रही है, एल्वोलाई भी हमारे अंदर की बात है, और टिश्यू जो है वो 40 है। ये सारी चीज़ें देखो आपको याद ही करनी पड़ेंगी, तभी आपके समझ में आएगा। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है ऑक्सीजन इज हाईएस्ट एटमॉस्फेयर एंड द लोअर इन द टिश्यू, CO2 इज द लोएस्ट एटमॉस्फेयर एंड द हाईएस्ट इन द टिश्यू। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड mmHg इज मिलीमेंट ऑफ मरकरी, ठीक है। ये सारी बातें गैस एक्सचेंज अकर थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के द्वारा एल्वोलाई में होता है। देखो मैंने ऊपर ही सारी बात बता दी है, इसमें की पॉइंट में भी लिख दिया है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन की। प्लूरल इफ्यूजन ये तो देखो ऊपर मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, ये डिसीज पोर्शन चालू हो गया है, डिसीज। अरे प्रॉब्लम क्या है इनकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये ऐसा है जब हम ई बनाते हैं ना तो इन पे ई बनता नहीं है, तो फिर ये करते हैं दिक्कत। देखो हम ई बनाएंगे, इन पे बनेगा नहीं, अब हम ऐसे लिख देते हैं, इसीलिए हमारी राइटिंग आती है अच्छी, इतनी अच्छी आती है कि हम क्या बताएं। देखो है क्या बोले हम, डिलीट कर दो मैडम, हम क्यों डिलीट कर दें, यही तो हमारे इसमें कभी कभी दिक्कत आने लगती है हमारे लैपटॉप में, पर चलो कोई नहीं, हमें तो अपना काम निकालना है, हमें तो पढ़ने से मतलब है। चलो तो शुरू करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। अच्छा प्लूरल इफ्यूजन होती क्या है, प्लूरल इफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है? प्लूरल इफ्यूजन की डेफिनेशन होती है एक्सेसिव एक्यूमुलेशन इन प्लूरल फ्लूइड। देखो जिस बच्चे ने लंग्स पढ़ रखा है उसको समझ में आ गया प्लूरल फ्लूइड होता क्या है, प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी बातें मैंने पहले ही क्लासेस में आपको बता दी है। तो प्लीज जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज
प्लीज से जाके आप चेक करें, प्लीज जाके आप चेक करें, प्लीज आप पुरानी वीडियोस को चेक करें ताकि आपको कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, देखते हैं डेफिनेशन की बात करते हैं। मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है अभी अच्छा माफ़ करना, वो मेरा थोड़ा सा दिमाग, मेरा डॉगी मुझे परेशान करता है, सॉरी। हाँ, तो शुरू करते हैं। नॉर्मल प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? 10 से 20 ml एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। 0.5 से 2 ml पर केजी बॉडी वेट का होता है। प्लूरल कैविटी देखो इसके अंदर बताया गया है, पैराइंटल प्लूरा, वेस्ट्रल प्लूरा, देखो ये वाली बातें तो मैंने आपको खैर पहले ही क्या बताई है, तो ये वाली बात तो मैं अभी आपको दोबारा दोहराऊंगी नहीं। आप प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, 2 तरीके के इसमें होती है, ट्रांसड्यूएट फ्लूइड और एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेशर इम्बैलेंस फ्लूइड एक्यूमुलेट, प्रेशर जब लगता है इसी की वजह से फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट करता है, और इन्फ्लामेशन अगर हो गई है तो फ्लूइड एक्यूमुलेट करेगा। अरे ये क्या बात लिख दी इसमें, देखो आधी अधूरी बात इसमें लिखी हुई है, इसी वजह से मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, बट चलो कोई नहीं, आप लोग की डिमांड है कि हम इसी से पढ़ाएं, लेकिन मैं थोड़ा सा ना अपनी ही नोट्स पर जाना चाहूँगी। नहीं रुकिए ज़रा 1 सेकेंड, मैं आपको ना अपने नोट्स से समझाती हूँ। इसमें अस्थमा का नोट्स पड़ा हुआ है, IN4, रुक जाइए, कोई बात नहीं। देखो इसमें दिखाती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, इसमें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन इन प्लूरल फ्लूइड के अंदर आप ये मानो प्लूरल फ्लूइड है क्या, एक द्रव्य है, एक लिक्विड है, उसका एक्यूमुलेट मतलब ज़्यादा हो जाना ही प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। नॉर्मली कितना फ्लूइड रहता है, प्लूरल कितना है फ्लूइड है हमारे पास 10 से 20 ml पर वेट के हिसाब से प्लूरल फ्लूइड रहता है मौजूद। नॉर्मली कितना रहता है? 0.52 ml से पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करो तो इसमें 2 टाइप्स हैं, एक ट्रांसड्यूएटिव टाइप, एक एक्सुडेटिव टाइप। ट्रांसड्यूएटिव क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर कंडीशन फ्लूइड इंक्रीज इन प्लूरा। अच्छा, किसी भी तरीके का दबाव लगे, इसकी वजह से अगर प्लूरा जो है, मतलब प्लूरा क्या है? प्लूरा एक कैविटी ही तो है। आपको मैंने बताया था, लंग्स का डायग्राम बनाया था, तब मैंने ऐसे करके आपको यहाँ लंग्स बताया था, लंग्स के बाहर एक लेयर बताई थी, फिर प्लूरल बताया, प्लूरल स्पेस बताया था, यहाँ प्लूरा बताया था, प्लूरल कैविटी बताई थी सारा कुछ लंग्स के बारे में, फिशर्स बताए थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब जब ज़रूरत पड़ रही है डिलीट करने की तो ऑप्शन नहीं आ रहा, वैसे इतना ऑप्शन आता है। अब देखना, अब आप लोग देखना, ई बना रहे, अब नहीं आ रहा, अब इजीली ई बन रहा है। अब देखो कितना महान है। खैर छोड़िए, हम पढ़ने पे ध्यान देते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी, अच्छा तो हाँ, प्रेशर लग कैसे सकता है? जैसे कभी आपको एक्सीडेंट हो जाए या और कोई बात हो जाए या किसी और चीज़ की वजह से, या आप पे कोई भारी सामान गिर जाए तो उसकी वजह से प्रेशर लगा तो उसकी वजह से प्लूरा जो है वो बढ़ गया, मतलब लीक करने लगा, लीक करके आपके कैविटी के अंदर आ गया, तो प्लूरल इफ्यूजन कॉज हो सकता है, तो ट्रांसड्यूएटिव ये एक अलग टाइप है। उसके बाद में आएगा क्लियर फ्लूइड विद लो प्रोटीन। अच्छा, मतलब अब जो प्लूरा का कलर है वो एकदम साफ दिखाई देने लगे और जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम हो। एंड अकर इन नॉन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और नॉन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो, उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन ना हो। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें हैं इसमें। इसके अलावा इट कैन बी सीन इन, ये कहाँ दिखता है? हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लिवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और जीआईटी के अंदर। रुकिए, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये रहा वो पेज। देखो ये कहाँ दिखता है? हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लिवर सिरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और जीआईटी के अंदर ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद बात करो एक्सुडेटिव प्लूरा की। एक्सुडेटिव प्लूरल होता क्या है? अब देखो उसके अंदर क्या था, वो तो प्रेशर की वजह से जो है वो फ्लूइड जो है वो अंदर की साइड आ रहा था। अब ये क्यों आ रहा है अंदर की साइड? ये किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, इसकी वजह से जो हमें प्लूरल इफ्यूजन कॉज हो रहा है उसको हम एक्सुडेटिव प्लूरा कहते हैं। ये देखिए, अब देखो इसमें लिखा भी है फ्लूइड एक्यूमुलेशन ड्यू टू द इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑन बॉडी लंग्स। ठीक है,
तो अरे भाई बॉडी लंग्स या लंग्स एक ही बात होती है, क्योंकि हमारे शरीर की ही बारे में बात हो रही है, तो इन बॉडी लंग्स, ठीक है, उसको कहते हैं। फिर मैं दोहराती हूँ क्योंकि देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनके बारे में सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। मैं फिर दोहरा देती हूँ, कोई बात नहीं है। लाइव अगर मुझे देख रहे हैं तो भी, और अगर मुझे आप लोग इस रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं तो भी आप बार बार सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, सुनने में कुछ नहीं घटता बिगड़ता किसी का। और अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा हो बार बार सुनना तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा, तो आगे का पढ़ लीजिएगा। खैर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ आपके लिए। ट्रांसड्यूटिव किस टाइप का इन्फ्यूजन होता है? वो वैसा इन्फ्यूजन हो जाता है किसी दबाव के कारण आया हुआ द्रव्य हमारे लंग्स के बाहर आ जाए या लंग्स के अंदर आ जाए, लंग्स के अंदर, माफ करना, लंग्स के अंदर आने लगे या बढ़ जाए उसकी मात्रा, उसको तो हम लोग कहते हैं ट्रांसड्यूटिव। एक्सड्यूटिव वो होता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेट हो जाना ड्यू टू द इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो गया, उसको एक्सड्यूटिव बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। फ्लूइड विद हाई प्रोटीन, अब उसमें तो क्या दिखाई दे रहा था, उसमें तो प्रोटीन जो है वो कम था, ठीक है, और इसमें प्रोटीन जो है वो ज्यादा है, इसमें ज्यादा प्रोटीन दिखाई देता है। पस, डेरेंस, क्लाउडी, ये सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। इसके अलावा पस डेब्रिस, अच्छा अब आप ये बोलोगे डेब्रिस का मतलब क्या होता है? डेब्रिस का मतलब होता है पीलापन और झाइयां टाइप का, डेब्रिस। मैं आपको बता दूंगी, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको काट दो, आप लोगों के मतलब का नहीं है, नहीं तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी। पस, आप समझो पस और क्लाउडी जैसा दिखाई देने लगे, ठीक है, मतलब आप पस तो देखो सब समझते ही होंगे। और कहाँ दिखाई देता है अधिकतर? ये जो इस टाइप का जो प्लूरल इफ्यूजन है वो निमोनिया के अंदर दिखाई देता है, टीबी के अंदर दिखाई देता है, कैंसर के अंदर दिखाई देता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं एक्सुडेटिव प्लूरा की। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कि क्या क्या इसमें होता है। इसमें क्या चीजें हो रही हैं? डिक्रीज ब्रेथ साउंड कम हो जा रही है, मतलब जो सांस ले रहे हैं ना वो उसकी गति धीमे हो रही है। डिसएपनिया मतलब सांस ली नहीं जा रही है। चेस्ट पेन, मतलब दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? छाती में पेन हो रहा है। अच्छा, चेस्ट पेन तो वैसे भी बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम है किसका? निमोनिया का। ये तो आप सब जानते ही, निमोनिया का बहुत कॉमन सिम्टम है ये। उसके बाद में प्लूरल, एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है। उसके बाद में प्लूरोलेजिया का मतलब होता है पेन इन प्लूरा। तो अब आप लोग ये कहोगे कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा प्लूरा कहाँ पे है और प्लूरा में ही पेन हो रहा है? प्लूरा हमेशा हमारे साइड वाले एरिया, जैसे फ्रंट से लेकर के साइड वाले एरिया में प्लूरा प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम लोग को लगता है छाती में बहुत दबाव महसूस करते हैं, हम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, और दर्द होता क्या है? देखो ये जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मीडिया स्टर्नम शिफ्टेड ए फ्लूइड देन 200 ml। अगर 200 ml से ज्यादा फ्लूइड भर जाए तो जो मीडिया स्टर्नम होता है ना, जो जिसपे हमारे लंग्स टिके हुए हैं, जो मैंने आपको ये बताया था, रुको मैं बनाती हूँ आपके लिए लंग्स का स्ट्रक्चर। ये तो देखो हमारा मीडिया स्टर्नम है। इसके अलावा अगर आप मान लो तो ये हमारे लंग्स है, ये पहला लंग है और ये रहा दूसरा लंग। इस तरीके का लंग जो है वो फॉर्मेशन होता है, यही है हमारी मीडिया स्टर्नम। सोचो ये तो अभी मिडिल में है, ठीक है। ये जो है अगर इसमें 200 ml फ्लूइड, अगर इसमें 200 ml फ्लूइड भर गया, लो मैं भर देती हूँ इसमें फ्लूइड, ये देखो पानी वाला कलर। अगर इधर तरफ 200 ml फ्लूइड भर गया, ये देखो यहाँ पे मैंने फ्लूइड भर दिया, इसमें 200 ml फ्लूइड जो है वो भर रहा है, इसमें 200 ml फ्लूइड जो है वो मैंने भर दिया। तो अगर मैंने इसमें भर दिया फ्लूइड तो क्या होगा? ये जो मीडिया स्टर्नम है ये इस तरफ खिसक आएगी भाई, क्योंकि अरे अब एक बात बताओ, अगर एक टंकी है, टंकी के अंदर आपने भर दिया पानी और उसमें पड़ा था कुछ चीज, तो वो तो देखो अगर एक, अब टंकी छोड़ो, आप सोचो नाली है, नाली तो सबने देखी होगी, टंकी नहीं देखी होगी तो नाली तो सबने ही देखी होगी। टंकी भी वैसे सभी के घरों में होती है खैर आजकल, लेकिन बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को नहीं मालूम होता है, इसलिए बता दे रही हूँ। नाली तो सभी लोगों ने देखी होगी। तो नाली के अंदर जैसे कभी कोई कचड़ा फंस जाता है तो वो तो कचड़ा निकाल के बाहर आ जाती है। अब धक्का तो लगेगा ही ना, जब धक्का लगा तो ये जो मीडिया स्टर्नम है वो खिसक के इधर तरफ आ गई, समझ गए? शिफ्टेड इफ फ्लूइड मोर देन 200 ml, अगर 200 ml से ज्यादा फ्लूइड होगा तो इधर आ जाएगा। अब बात करें डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में क्या क्या हो रहा है? देखो डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे कराते हैं हम, तो चेस्ट एक्सरे तो कराना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीजें हो रही है। पस का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर हार्ट फेलियर होगा या रीनल फेलियर, लिवर सिरोसिस, ये सारे तो सिम्टम्स ही हैं जो दिखाई देते हैं। लेकिन
इसके अलावा हमें निमोनिया के बारे में सबसे ज़्यादा पहले पता चल जाता है, क्योंकि हमें पस के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके बारे में हम कराते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी क्यों कराते हैं? ब्रोंकोस्कोपी करते कैसे? रिपीट 99 वर्ड इफ वाइब्रेशन नॉट अकर देन प्लूरल। अब जैसे ब्रोंकोस्कोपी किस तरीके से की जाती है, आप स्टेथ लो, स्टेथोस्कोप, ठीक है, उसके बाद में उसके जो पीछे का एरिया है या फ्रंट चेस्ट से लेते हैं और या बैक से लेते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। वैसे मेनली आप अगर बैक से लोगे तो भी आपको अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो आप इस पेशेंट से बोलिए कि 99 बोलिए, जैसे आप बोलो 99 99। अगर आप 99 बोलते हैं तो आपको खुद महसूस होगा आपका चेस्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है 99। और जिसका नहीं कर रहा है उसको प्लूरल इफ्यूजन है भैया, ठीक है। अब चेस्ट का रेडियोग्राफी कराते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं। एंजियोग्राफी में 69, देखो 69 भी रिपीट कराते हैं। क्योंकि 69 क्यों करा रहे हैं? 69 बोल के देखिए, 69 क्योंकि 60 और 9 दोनों के अंदर वाइब्रेशन बराबर की रहती है, ठीक है। ये बात है डायग्नोसिस की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे इसको मैनेजमेंट करेंगे हम। रुकिए, मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट में क्या करते हैं? हाई फाउलर पोजीशन देते हैं और इनकरेज करेंगे पेशेंट को कि वो डीप ब्रेथिंग करे। थोरोसिंथेसिस करते हैं, रिमूवल एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल देते हैं। थोरोसिंथेसिस में ही थोरोसिंथेसिस का ही मतलब होता है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको बाहर निकालना। कहाँ से निकालेंगे? 7 से 8 इंट्राकोस्टल स्पेस से निकालेंगे। देखो इंट्राकोस्टल स्पेस के बारे में मेरे से कोई नहीं पूछेगा, पुरानी वीडियो देखेंगे सारे के सारे, तब आपको मैं बताऊंगी कि इंट्राकोस्टल क्या होता है। अच्छा, एक टाइम में थोरोसिंथेसिस में मतलब ये बार बार करा जाता है। एक टाइम में जो निकाल देते हैं वो 1000 से 1200 ml तक निकाल लेते हैं और डायग्नोस करते हैं 20 से 70 ml का। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। ये पूरा आगे खत्म होता है क्या? प्लूरल इफ्यूजन। देखो इसमें भी वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। एक्सुडेटिव, ट्रांसुडेटिव, हार्ट फेलियर, देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लिवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और जीआई डिसीज, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल डिसीज कॉज हो जाती है। इसमें देखो निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ें कॉज हो जाती हैं। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, इसमें देखो जैसे ये डिक्रीज ब्रेथ साउंड, आवाज़ ढंग से नहीं आएगी, डिसेप्निया, ठीक है, चेस्ट पेन, प्लोरेटिक पेन, पेन ड्यूरिंग ब्रेथिंग मतलब सांस लेने के टाइम पर दर्द होना, इसे प्लूरेटिक पेन कहते हैं। इसके अलावा क्या लिखा है इसने? मीडियस्टेनल शिफ्ट, अच्छा हाँ देखो स्पेलिंग सही नहीं लिखी, मीडियस्टर्नम की जगह कुछ और ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, आपके पास तो नोट्स है। मीडियस्टर्नम देखो इसने बनाया ज़रूर है, देखो इसके अंदर कितना सुंदर उसने बना दिया है आप लोगों के लिए, तो देखो कितना बढ़िया बना के दिया है मैंने। देखो जैसे ये मीडियस्टर्नम है ना, ये शिफ्ट होके इस तरफ आ जाती है। अब इसने इसमें दिखाया देखो कितना सारा बस जो है वो भर के, हमें तो उससे मतलब है ना, मुझसे क्या मतलब है, ठीक है। डायग्नोसिस बताया था मैंने आपको, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट रेडियोग्राफी देखो ऐसे करते हैं, फोटो के द्वारा बताया है। ब्रोंकोस्कोपी देखो 99 बुलवाते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, एक सेकंड रुको, है ना। उसके बाद में ये ईगोग्राफी कराते हैं जिसमें 69 बुलवाते हैं, देखो 69 बुलवाते हैं, ई नहीं बुलवाते, 69 वर्ड ए साउंड अकर, 16 ऐसा कुछ नहीं है, 69 वर्ड बुलवाते हैं। उसके बाद में थोरोसिंथेसिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इसमें भी 69 जब हम बुलवाते हैं ना तो ऐसा नहीं है ए साउंड आती है, उसके अंदर क्या नाम है, वही वाइब्रेशन हम चेक करने के लिए बुलवाते हैं, ऐसा नहीं है ए साउंड आती है, इसमें थोड़ा गलत हो गया है। प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, प्लूरल फ्लूइड जो है वो एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। एक्सेसिव फ्लूइड इट impairs respiration more than 700 से 1000 ml may cause the mediastinum shift। देखो 700 से 1000 तक भी मीडियस्टर्नम शिफ्ट होता है, वैसे मेनली इसका 200 ml भी है, 200 ml से ज़्यादा हो जाता है तब भी वो शिफ्ट हो जाता है, तो ज़्यादा लिख दिया। आप इनसे मत पढ़िएगा, आप जो है वो आप अगर नोट्स उतार रहे हैं तो आप मेरी सेल्फ नोट्स कॉपीज से ही उतारिएगा, इससे मत उतारिएगा। ये तो मैंने डायग्राम बेस की वजह से मैंने ये आपके लिए PDF मैंने डाल दी थी, क्योंकि इसमें डायग्रामेटिकली सारा कुछ दिखाई दे रहा है इस वजह से, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अस्थमा के बारे में। What is अस्थमा? अस्थमा होता क्या है आखिर? एक्चुअली इसमें गला डल गया है, एक सेकेंड, मैनेजमेंट पहले आ गया।
एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड देना बस। इसमें कॉम्प्लिकेशन आ गया है, मुझे वो वाला पेज चाहिए। मैं आपके लिए जब डालूंगी ना तो मैं एकदम सही से PDF करके डाल दूंगी ताकि आपको लिखने में परेशानी ना हो। पहली बात तो ये है, इसमें डेफिनेशन क्यों नहीं लिखी हुई है। चलो मैं अभी आपको ना बिल्कुल अच्छे से अस्थमा इसमें बता देती हूँ। रुको, मैं अपनी कॉपी से बता देती हूँ। एक्चुअली ये जो है टाइप ऑफ अस्थमा है, इसके अलावा ये दूसरा पेज है, एंड देन ये मैंने आपको अभी बता दिया था, एंड देन दिस इज द अस्थमा। ठीक है, अस्थमा होता क्या है? अस्थमा एक डिसऑर्डर है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। LRT का एक टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है। इट इज रिवर्सिबल कंडीशन, ये सही हो सकता है। ये मत सोचना कभी भी कि अस्थमा ठीक नहीं हो सकता, अस्थमा जो है वो ठीक हो सकता है। इन दिस LRT ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हाइपर रेस्पॉन्सिबल हो जाता है अगेन एनी एलर्जन। कोई भी एलर्जन आएगा उससे वो हाईली एलर्जी हो जाती है उससे। सो ऑब्स्ट्रक्शन इन LRT। कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है? LRT। LRT का मतलब आपको मालूम है ना, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। मैंने आपको जब लंग्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था ना कि LRT क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, आता है, बताया था। चलो जो बच्चों को याद आ रहा है वो बच्चे मेरे को बताएंगे कि LRT होता क्या है। ठीक है, फिर भी सोचो कमेंट करो मेरे को जल्दी जल्दी कि LRT में क्या क्या आता है। बताओ। अरे सोचो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था। देखो LRT के अलावा और क्या आता है। देखो LRT होता है, एक URT होता है। LRT का मतलब तो मैंने आपको बताया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, और URT का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं सिर्फ नोज और फेरिंग्स। तो देखो ये नोज और फेरिंग्स का तो बीमारी है नहीं, इसमें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत आ रही है। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है वो मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी होगी फिर उन्हें दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। उसमें आता है आपका लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स और एल्वोलाई। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके लिए, दिक्कत आएगी फिर आप लोगों को, फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि मैम समझ में आया नहीं, आप बताए लगी हैं। देखो लैरिंग्स, इसमें आता है लैरिंग्स, ठीक है। अच्छा देखो जो सवाल समझ में नहीं आया वो बच्चे मुझे बार बार पूछ सकते हैं। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मैम तो हुई है, मैम के साथ साथ मैं आपकी टीचर भी हूँ और अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकती हूँ। लैरिंग्स, ट्रैकिया, एक्चुअली मुझे लगता है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, मैं दूसरा कलर, मुझे लगता है मुझे ब्लैक ही ज़्यादा पसंद है। देखो लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स और एल्वोलाई। लंग्स, एल्वोलाई, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड देन 4 नंबर, ठीक है। तो ये LRT में ये 4 चीजें आती हैं और 4 ही चीजों की बीमारी है ये अस्थमा, बाकी नोज और फेरिंग्स की बीमारी नहीं है ये अस्थमा। तो सबसे बड़ी बात इसमें दूसरी चीज क्या लिखी है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। रुको, पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा है, सबसे पहले एलर्जन एंटर कर रहा है हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब मैंने जैसा आपको बताया नोज और फेरिंग्स में वो एंटर नहीं कर रहा है, वो सीधे कहाँ जा रहा है, वो सीधे आपके लैरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर जा रहा है। जब लैरिंग्स और ट्रैकिया के अंदर जा रहा है तो वो कौन से टी हेल्पर, हमारे जो टी हेल्पर सेल होती है ना, अब देखो जिसको टी हेल्पर सेल नहीं पता वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये टी हेल्पर सेल या एक्टिवेशन या एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन इनके बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी बहुत जल्दी, ठीक है। अब बात करते हैं एलर्जन एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या चीज एक्टिवेट कर देता है, T2 हेल्प, यानी कि टी हेल्पर सेल को वो एक्टिवेट करता है। टी हेल्पर सेल जब एक्टिवेट हो जाती है तो TH2 सेक्रेट हो जाएगा, इंटरल्यूकिन। देखो अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो टी हेल्पर सेल तो एक्टिवेट हो ही जाएंगी। अगर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी तो वो सबसे पहले क्या निकालती है, इंटरल्यूकिन, जिसे हम लोग IL के नाम से जानते हैं, इंटरल्यूकिन वो निकाल देती है। अगर इंटरल्यूकिन जो है वो बाहर निकलेगा तो इट इज द ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून। ये बहुत ज्यादा ग्लाइकोप्रोटीन नाम का एक प्रोटीन निकाल देती हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल हमारे इम्यून सिस्टम में निभाता है। अब वो निकाल दिया, अब इसके अलावा हो क्या रहा है, इफ इमीडिएट रिएक्शन, अगर तुरंत से रिएक्शन हो गया तो IL-4 यानी कि इंटरल्यूकिन 4 रिएक्ट करेगा, और अगर नहीं हुआ, देर से हुआ तो क्रोनिक बन जाता है, और क्रोनिक होता है तो IL-5 में हो जाता है। अब मैं बताती हूँ IL-4 जब हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, और IL-5 हो जाता है तो उसमें क्या क्या परेशानी आती है। देखो, अरे यार ये कहाँ चला गया,
रुको 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 बताती हूँ मैं, रुक जाऊँ। IL4 और IL5 के बारे में। इट कैन बी, हाँ ये देखिए IL4, अच्छा अगर IL4 बढ़ेगा तो क्या होगा, IL4 जब बढ़ा तो ये IgE एंटीबॉडी को एक्टिवेट कर दिया इसने। अब IgE जो है वो एलर्जन को ही, एलर्जन से हमें प्रोटेक्ट करती है IgE एंटीबॉडी। तो जब IgE जब निकल गया, एक्टिवेट हो गया, तो वो किस पे जाके चिपक गया, वो हमारे ब्रोनक्यूल्स पे जाके चिपक गया। जब वो ब्रोनक्यूल्स पे जाके चिपक गया और उसने किससे रिएक्ट कर लिया, उसने मास्ट सेल से रिएक्ट करके हिस्टामिन का सेक्रेशन कर दिया। और हिस्टामिन क्या निकालती है, वो तो गोबाल्ट सेल निकालती है। गोबाल्ट सेल जब निकालती है तो गोबाल्ट सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो दो चीजों का सेक्रेशन करेगी, एक म्यूकस का प्रोडक्शन कर देती है, एक हिस्टामिन जो है वो बढ़ा देती है। अब ये दोनों चीज जो है, और हिस्टामिन बढ़ेगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और म्यूकस का प्रोडक्शन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन मिलकर ऑब्स्ट्रक्शन इन LRT, यानी कि जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ला देते हैं। उसमें कोई ऐसा करके, ये मान लीजिए ये ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो इसके अलावा उसमें ब्रोंको डायलेटर्स वगैरह काम में आते हैं, वो एक अलग बात है। और तो ये TH2 एक्टिवेट, IL4 IL5, ये तो मैंने घर दोबारा लिख दिया है, हिस्टामिन का सेक्रेशन। अच्छा दोबारा बता देती हूँ IL4 में क्या हो रहा है। देखो IL4 एंटीजन जो है वो बढ़ा। जब IL4 एंटीजन बढ़ा है, क्यों IL4 एंटीजन इसलिए बढ़ा क्योंकि एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर आया एंड देन उसने रिएक्शन करना शुरू किया, तो IL4 इंटरल्यूकिन 4 जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा। इसी वजह से IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट हो गई, क्योंकि भाई एलर्जी वाला है तो हमारी जो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है वो IgE एंटीबॉडी है, तो वो बढ़ी। उसके बाद बढ़ने के बाद क्या हुआ, वो जो IgE एंटीबॉडी थी वो अटैच किस पे कर गई, वो ब्रोनक्यूल्स पे अटैच कर गई। जब ब्रोनक्यूल्स पे वो चीज अटैच कर गई तो उसमें से एक रिएक्शन होती है जो रिएक्ट करके मास्ट सेल जो है वो निकालने लगती है। जब मास्ट सेल से रिएक्शन करेगी तो मास्ट सेल जो रिएक्ट करता है ना तो हमेशा हिस्टामिन निकाल देता है। मास्ट सेल रिएक्ट करी एंड देन हिस्टामिन प्रोड्यूस हो गया, और हिस्टामिन का भी एक काम है, हिस्टामिन जो है वो गोबाल्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है। तो गोबाल्ट सेल एक्टिवेट हो गया, गोबाल्ट सेल दो काम करता है, म्यूकस का प्रोडक्शन करता है और हिस्टामिन और निकाल देता है। अच्छा हिस्टामिन सेक्रेट गोबाल्ट सेल को कर रहा है और गोबाल्ट सेल फिर से हिस्टामिन को निकाल देता है ज्यादातर, और वो म्यूकस का भी प्रोडक्शन करता है। अब हिस्टामिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ गई तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, तो पहले भी ब्रोनक्यूल्स मर रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं बार बार, और अगर म्यूकस का प्रोडक्शन और ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन अगर दोनों हो जाएगा, वैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ आ जाएगा, LRT के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। यही IL4 की नियम है, यही इसका पैथोफिजियोलॉजी है। अब IL5 की बात करते हैं। IL5 में क्या हो रहा है, IL5 बढ़ा हमारी बॉडी के अंदर, IL5 जो हमारी बॉडी में भर गया बाय ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, हमारी बॉडी के अंदर IL5 बढ़ गया, तो बोन मैरो पे जाके उसने रिएक्ट करा। क्योंकि देखो ये IL5 जो है वो एक क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है, ये क्रोनिक कंडीशन है IL5 जो है उसके, तो ये क्या ब्लड सर्कुलेशन में घुल गई, उसके बाद ये बोन मैरो में चली गई, बोन मैरो में चली गई तो इंक्रीज प्रोडक्शन कर दिया इन्हें माफ करना, प्रोडक्शन इन्होंने कर दिया इयोसिनोफिल सेल्स पर। इयोसिनोफिल सेल्स जो होती हैं वो बढ़ जाएंगी, फिर ये ल्यूकोटेरिन पर रिएक्ट करेंगी। ल्यूकोटेरिन पर जब ये रिएक्ट करेंगी तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। हालांकि करा दोनों ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन रही है, बट IL4 जो है वो क्योर भी हो जाता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी रिएक्शन हो रही है, मास्ट सेल का रिएक्शन हो रहा है, हिस्टामिन निकल रहा है, म्यूकस बन रहा है, तो इतने सब चीजें हो रही है तो पकड़ में जल्दी आ जाता है। और ये सीधे जाके कहाँ बैठ रहा है, तुम्हारे बोन मैरो पे बैठ रहा है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत आती है। तो समझ में आ गई बात, तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ IL5 को। IL5 ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन से बोन मैरो में जाता है, बोन मैरो से ये इयोसिनोफिल सेल्स को बढ़ा देता है या एक्टिवेट कर देता है, इयोसिनोफिल्स बढ़ जाती हैं, उसके बाद में ये एक्टिवेट करते हैं ल्यूकोटायरिन को। ल्यूकोटायरिन जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। सिंपल है, बहुत सिंपल बात है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिवेट हो रहा है वो ल्यूकोटायरिन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये सेम बातें यहीं लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ये मैंने दोबारा लिख दिया था। इट कैन बी सीन इन के रुको अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी टाइप्स, इसके टाइप्स भी होते हैं अस्थमा के। टाइप्स ऑफ अस्थमा कहाँ गया, रुको, देखो ये रहा टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो सबसे पहले इसका जो टाइप है वो रहता है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा क्या होता है, IgE मेडिएटेड अस्थमा। अच्छा ये हो क्या रहा है, सिम्टम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपर रेस्पॉन्सिव टू सर्टेन एलर्जन लाइक स्मोक, डस्ट, पॉल्यूटेंट, एनिमल्स, गेन्स, कोल्ड
और इसके अलावा हॉट और परफ्यूम, इन सब चीज़ों से देखो ये है रिएक्शन। जैसे किसी आदमी को किसी आदमी से किसी चीज़ से, सॉरी आदमी बोल रही हूँ, किसी चीज़ से रिएक्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है उसको, चाहे वो धुआं हो, धूल हो, पॉल्यूशन हो, किसी एनिमल से रिएक्शन हो, उसकी एनिमल की स्मेल से रिएक्शन होने लगे, या फिर उसको गेंद से रिएक्शन होने लगे, ठंड से रिएक्शन होने लगे, गर्मी से होने लगे, या परफ्यूम। अच्छा उधर ना कोल्ड लिखा है और यहाँ लिखा है हॉट, एच हॉट, ठीक है, इन सब चीज़ों से होने लगे। नॉन एलर्जिक क्या होती है? नॉन एलर्जिक होती है ड्यू टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से, जैसे इमोशंस, एक्सरसाइज, एस्पिरिन ड्रग की वजह से होने लगे, ये नॉन एलर्जिक में आते हैं। मिक्स्ड अस्थमा क्या होता है? इट इज ड्यू टू बाई बोथ एलर्जिक और नॉन एलर्जिक, एलर्जी और नॉन एलर्जिक दोनों से हो सकता है। उसमें आता है वीजिंग साउंड ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि ब्रोंको, आपको बताया था ब्रोंक्यूल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो वीजिंग साउंड आ सकती है। चेस्ट का टाइटनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, कफ ज़्यादा बन सकता है, डिसएपनिया हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, पेलर हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है। इसके अलावा रेस्टलेसनेस के अलावा क्रोनल लेयर क्रिस्टल्स बन सकते हैं, यानी क्रोनल लेयर सिस्टम का मतलब है पर्पल स्पॉट ऑन लंग्स। इसका मतलब होता है लंग्स के ऊपर पता है कैसे स्पॉट्स बन जाते हैं? पर्पल कलर के, पर्पल स्पॉट्स, शायद लिखा है क्या मैंने नीचे, तो फिर मैं ना लिखूं, अच्छा ये लिखा है, ठीक है, पर्पल स्पॉट्स ऑन लंग्स। इसका मतलब होता है पर्पल स्पॉट्स ऑन लंग्स। कैसे? रुको, जैसे ये मान लो ये आपका लंग है, ठीक है, लंग मेरा बहुत सुंदर बनता है, उस पर कौन से कलर के स्पॉट्स आए? अच्छा ये पर्पल कलर कौन सा है ये मान लेते हैं, इस पर ये पर्पल कलर के स्पॉट आने लगते हैं। अरे नहीं चाहिए तुम, इस पर क्या आने लग जाए? पर्पल कलर के स्पॉट्स। ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ चल तो रहा है, जैसे ऐसे करके पर्पल कलर के धब्बे आने लगते हैं लंग्स के ऊपर। तो फिर आप ये मान लो कि आपको क्या हुआ है? अस्थमा हो गया है। ये भी एक तरीके से साइन एंड सिम्टम्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये मत कहना मैम ये हमें कैसे दिखाई देगा, क्योंकि ये बाहर से दिखाई नहीं देगा, एक्सरे ही करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। हे भगवान, मैंने पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ऊपर नीचे पेजेस लगा दिए हैं। इसके अंदर डायग्नोसिस कहाँ है? देखो मैंने पता नहीं क्या किया है यार। मैं आपको सही पेजेस लगा के दूंगी, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, एकदम सही पेजेस लगा के दूंगी मैं आपको। पता नहीं है मैंने क्या किया है आज, रुकिए एक सेकेंड। किस चीज़ का डायग्नोसिस है? अच्छा ये तो अलग डायग्नोसिस है, हाँ यही वाला डायग्नोसिस है एक्चुअली। स्पूटम टेस्ट, एलर्जिक नॉन एलर्जिक, यही तो है, सही तो है, ठीक है। लास्ट पेज ही रह गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसका जो मैनेजमेंट है वो एम्फाइसीमा से मिलता जुलता रहता है, तो और सीओपीडी से भी मिलता हुआ रहता है। और एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको मालूम है दोनों ही सीओपीडी के ही टाइप्स हैं, नहीं पता है तो मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है। और तो इसका मैनेजमेंट उसी की तरह से होगा, तो मैं मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ाऊंगी। हाँ पहले मैं आपको डायग्नोसिस के बारे में बता देती हूँ। डायग्नोसिस, इसका डायग्नोस कैसे करते हैं? स्पूटम का टेस्ट करते हैं। स्पूटम का मतलब जानते हैं ना आप, गले के अंदर जो भी म्यूकस भरा रहता है उसी को हम लोग स्पूटम कहते हैं। तो स्पूटम का टेस्ट करते हैं, ठीक है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक तरीके से। एक सेकंड रुको, मैं डार्क वाला लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। एलर्जिक और नॉन एलर्जिक तरीके से। एलर्जिक कैसे होता है? एलर्जी अगर होगा तो क्लियर और फ्रॉटी दिखाई देगा, और नॉन एलर्जिक है तो थिक और कैसा दिखाई देगा? व्हाइट कलर का, WHITE, व्हाइट, ठीक है। फ्रॉस्टी का मतलब क्या होता है? फ्रॉस्टी का मतलब होता है झागदार, झाग 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 से दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो आपको झाग 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 से दिखाई देंगे, तो वो है आपका क्लियर एंड फ्रॉटी, थिक एंड व्हाइट। यहाँ लिख देती हूँ WHITE, ठीक है, थिक और व्हाइट कलर का दिखाई देगा। इसके अलावा आप RASI कर सकते हैं। RASI क्या होता है? रेडियो एलर्जी। देखो अस्थमा में ही ये वाला जो डायग्नोसिस है तो वो अस्थमा के लिए ही बनाया गया है। स्पूटम टेस्ट तो खैर टीबी में भी कर लेते हैं, बट RAST जो टेस्ट है वो मोस्टली या तो एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कराया जाता है या फिर आप सीधे सीधे उसके लिए करते हैं।
अस्थमा के लिए। तो रेडियो एलर्जिक सब्सटेक्ट टेस्ट जो होता है वो उसमें क्या करते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराते हैं क्योंकि एलर्जन का हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा आती है स्किन टेस्टिंग। देखो ये याद कर लेना, ये पूछा गया था ये सवाल, RAST की फुल फॉर्म भी पूछ ली गई थी, रेडियो एलर्जी सब्सटेक्ट टेस्ट। ये पूछा था कौन से पेपर में पूछा था, शायद RML में पूछा था, तो आप याद कर लेना। खैर इसमें एलर्जन को मतलब कौन से टाइप का एलर्जन है ना, या कौन से टाइप का IL4 है, IL5 हो रखा है, तो ये वाला टेस्ट जो है वो उसके बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा जो स्किन टेस्ट है, स्किन टेस्टिंग कैसे होगी, स्पेसिफिक एलर्जन आइडेंटिफाई। स्पेसिफिक एलर्जन को आइडेंटिफाई करना आप स्किन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला तो स्किन टेस्टिंग। रही बात मैनेजमेंट की, तो COPD के जैसा ही सेम टू सेम मैनेजमेंट होगा। COPD में 2 चीजें आती हैं, एक ओवरव्यू दे रही हूँ। COPD में 2 चीजें आती है, एक एम्फाइसीमा आता है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आती है, जो मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले। तो और फिर उसके रिस्क फैक्टर वगैरह होते हैं। इसके अलावा भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है, डायग्नोसिस होती है, तो ये सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी बात हम बाद में करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ, ऊपर वाले में भी दिखा देती हूँ, नहीं तो बाद में हो जाएगा। देखो डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट मैंने आपको अभी भी बताया था ना। स्पूटम टेस्ट क्लियर एंड फ्रॉथी, एलर्जिक हो तो स्पूटम टेस्ट क्लियर एंड फ्रॉथी, थिक एंड वाइट होता है। डिटेक्ट टू द IG एंटीबॉडीज, हेल्प एंड आइडेंटिफाई द एलर्जन। इट ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्किन टेस्टिंग करते हैं, सेम एज COPD का। जब मैं बताऊंगी तो वह बता दूंगी आपको, सेम टू सेम इसी तरीके से है। देखो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताया है, इमोशनल स्ट्रेस, एक्सरसाइज, एस्पिरिन, इनकी वजह से जो होता है वो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है। मिक्स्ड अस्थमा में क्या आता है, जिसमें बोथ एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों आए, उसको मिक्स अस्थमा कहते हैं। एलर्जिक अस्थमा किसकी वजह से, धूल की वजह से, स्मोक की वजह से, पॉल्यूटेंट, एनिमल के हेयर, एनिमल के जो बाल है ना वो कभी कभी एलर्जन का काम करते हैं। ठंडी हवा, नाक में ठंडी हवा लगे, इसकी वजह से हो सकता है, परफ्यूम की वजह से हो सकता है, या पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन का मतलब समझते हो ना, पॉलन माने ये जो क्या नाम है, फूल वगैरह होते हैं ना, इनके जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये अगर हमारी नाक में चले जाए तो कभी कभी ये भी हमें एलर्जी कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एलर्जन टेस्ट भी करते हैं। वही मैंने अभी आपको बताया था एलर्जन टेस्ट के बारे में, वही वाला टेस्ट। क्या टेस्ट बताया था, RAST यानी कि रेडियो एलर्जी सब्सटेक्ट टेस्ट। ये वो रही बात। अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई। म्यूकस का प्रोडक्शन, देखो मैंने कहा था म्यूकस का प्रोडक्शन, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होता है। LRT के बारे में बताया था मैंने आपको, एलर्जन कैसे आता है, IG कैसे होता है, ये सारी बातें। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन बताया था, डिसएपनिया, सांस नहीं ले पा रहा, ब्रेथ साउंड नहीं आ रही है, 1200 ml से कम है। ये देखो ये सारी मैंने आपको बातें आज क्या बताई हैं, ठीक है। आपका अस्थमा जो है उसमें मैनेजमेंट के अलावा पूरा ख़त्म हो चुका है, प्लूरल इफ्यूज़न ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन के बारे में जो बातें थी वो भी मैंने ख़त्म करा दी है, ठीक है। तो अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे और COPD के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी वो प्रीवियस क्लास देखें पहले जाके। इसके अलावा जो भी आपको पढ़ना होगा वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। इस वीडियो के अंतर्गत हमने काफी सारी बातें कर ली हैं। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बच्चे मेरी पिछली वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि पिछली वीडियो को लिंक इस वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि लंग्स के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में वो बातें मैंने कंफर्म करी है। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको प्लूरल इफ्यूजन नामक डिसीज के बारे में बताया है। इसके अलावा COPD का अभी बच गया है, वो मैं आपको आने वाली क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको COPD, एम्फाइसीमा इनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके लिए रह गया है या जो आपको टॉपिक परेशानी कर रहे हैं या जिसमें भी आपको कोई भी तरीके की दिक्कत हो रही है, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमको बताएं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें,
उससे आपका फायदा क्या होगा? फायदे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फायदे बता देती हूँ मैं आपको। उसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। आप जो भी बातें हमसे करना चाहते हैं उसको आप डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी हो, चाहे आपको एग्जाम रिलेटेड परेशानी हो, टॉपिक रिलेटेड परेशानी हो, या फिर आपको कंपटीशन लेवल का आपको ये नहीं पता चल पा रहा कैसे आपको एग्जाम भरना चाहिए, नॉर्सेट के बारे में कोई जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हम मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और आपको हमारे डायरेक्टर से बात करने का भी मौका मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मायू अकेडमी को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।